मैं अपनी बातों को 2-4 सेगमेंट्स में बांटना चाहता हूं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं कौलांतक पीठ का पीठाधीश्वर हूं, तो मेरा कार्य या उत्तरदायित्व ये है कि मैं सबसे पहले आपको हिमालय की जो संस्कृति है, हम हिमाचल के रहने वाले हैं, इसमें क्या हीरे और मोती छिपे हैं उससे परिचित करवाऊं। और मेरा ये भी उत्तरदायित्व है कि हिमाचल में छिपा हुआ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको क्यों पता होना चाहिए ये भी बड़ा आवश्यक है। तो मैं टुकड़ों में अपनी बातें शुरू करूंगा। मेरा आग्रह रहेगा ये कि ज़रूर मेरी बातों की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल जो मैं कहूँगा उससे आपका सामना अपने जीवन में अवश्य होने वाला है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ये चंद शब्द ये आपका मार्गदर्शन, दिशा निर्देश कर सकें। देखिए, मैं स्वयं बाल्यावस्था में इसी क्षेत्र में पला बढ़ा। इसी क्षेत्र में मेरी सारी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, और यहीं से मैंने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, साधना करना शुरू किया। और आज विश्व के कई देशों तक हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, साधनाएं कर रहे हैं, देव मंडल की उपासना कर रहे हैं, देवी देवताओं के रहस्यों को जान रहे हैं, योग और समाधि के उत्कृष्ट भाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारा जो सराज क्षेत्र है, कुल्लू मंडी है, यहां पर कुछ विशिष्ट लिपियां प्राचीन समय से प्रचलित रही हैं, प्रचलन में रही हैं। जैसे कि आप अधिकांश लोग टांकरी लिपि को अच्छे से जानते हैं, और टांकरी लिपि केवल एक लिपि है, वो कोई भाषा नहीं है। भाषा हमारी अपनी है, जैसे कि सराजी बोली है, वहाँ भी क्षेत्र के अनुसार बोली बदलती है। इसके अतिरिक्त यदि आप बाली चौकी क्षेत्र जाते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ एक शिला है, एक बड़ा सा शिलालेख है पत्थर पे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि और कुछ क्षेत्रों में खरोष्टी का भी संकलन प्राप्त किया गया है। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, टांकरी जैसी लिपियां रही हैं जो शारदा के साथ संबंधित रही। जिस परंपरा का मैं निर्वहन करता हूं वो शैव शाक्त परंपरा है। सिद्धम नाम की लिपि आज भी हम लोग लिखते हैं, उसे जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो हम में से या आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो इतनी सारी लिपियों के बारे में जानते होंगे, या हमारे सराज में या इनर सराज में या बाह्य सराज में भी इन लिपियों का प्रचलन था, इसके बारे में जानते होंगे। तो आपको सर्वप्रथम इन लिपियों के विषय में जानना चाहिए, इन्हें सीखना चाहिए, और कैसे इन लिपियों को आप आगे ले जा सकते हैं इसके विषय में बातचीत करनी चाहिए। हमारी जो भाषा है सराज में, आउटर सराज, इनर सराज, कुल्लू वैली, मंडी का ये क्षेत्र, मैंने हाल ही के वर्षों में ये पाया कि यहाँ की भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा है। देव समाज की जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं उसमें सभी लोग अब अपना जो देशज शब्द है या अपनी भाषा के शब्द हैं उनका प्रयोग करना उन्होंने छोड़ दिया है, और उर्दू भाषा का बहुत अधिक प्रयोग करने लग गए हैं। जैसे कि हम अपने देवता को कहते हैं हमारे दैवा, तो वो दैवा हट करके वो हो गया हमारे मालका। तो आपको ये ध्यान देना होगा, देव समाज के लोगों को ध्यान देना होगा कि इट्स नॉट माई मालका। वो केवल मालिक नहीं है, मालिक तो कोई भी हो सकता है। कल को मुझे कोई गुलाम बना ले तो वो मेरा मालिक हो जाएगा। तो वो ब्रह्मांडीय सत्ता वो मालिक नहीं है, वो दैव, हम उनको बोलते हैं दैव मतलब देवता या भाग्य निर्माता या हमें संचालित करने वाले। तो अपनी लिपियों में, अपनी भाषाओं में जो मिश्रण हो रहा है उसके प्रति सचेत और सावधान रहें। दूसरी बात, हिमाचल ही हिमालय का मुख्य केंद्र है, ये मुकुट है। आपने सुना होगा कभी कि हमारे यहाँ 64 योगिनियाँ होती हैं। आपको अपने हिमाचली कर्मकांड के विषय में जानकारी नहीं होगी। बचपन में जब मैं अपने गुरु पुजारों को पूजा करता देखता था तो वो 16 सुरगणी की उपासना करते थे। मैंने पूछा व्हाट इज 16 सुरगणी, तो लंबे समय तक पता नहीं चला। बाद में पता चला कि वो 16 सुरगणी ही षोडश मातृकाएं हैं। तो हमारे देश जो समाज है उसके अंदर बहुत सारी साधनात्मक जानकारियां छिपी हैं। मुझे याद है जब मैंने अपने समय में योग सीखना शुरू किया था तो मेरे स्वर्गीय पिताश्री ने मेरा प्रयास किया था और मुझे
हंस कर कहते थे कि लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और ये एक महाराज है कि टांगे ऊपर करके मुंडी नीचे करके खड़ा रहता है। तो वो एक समय था जब योग का परिहास किया जाता था। और मुझे अच्छे से याद है कि आज भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने योग का सर्टिफिकेशन शुरू किया। अब कमेटी बन गई है, स्कूलों में योग आ गया है। लेकिन जिस समय मैं ऋषिकेश में और विदेशों में, स्वीडन में था, डेनमार्क में था, जर्मनी में था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में, भारत में कोई भी योगा सर्टिफिकेशन की बॉडी नहीं थी। विदेशी लोग हमें योग का सर्टिफिकेट दिया करते थे। और कितने दुख की बात। और जिस हिमाचल में मैं पैदा हुआ, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ पर योग का प्राचीन काल में बड़ा व्यापक प्रचलन रहा है। ये स्थान पूरा का पूरा शैव परंपरा का रहा और शाक्त परंपरा का रहा। बाद में यहाँ वैष्णव परंपराओं ने आकर के पदार्पण किया और अपनी शाखाओं को फैलाया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी गोपनीय हैं जो आपके घर के सामने हैं, आप जानते नहीं। जैसे कि मैं भी इस मंडी में हूं, यहाँ पर कुआं देवी का मंदिर है। कितने लोगों ने दर्शन किया वहां जाके? तो देखिए, कुआं देवी वही स्त्री है, वही स्त्री शक्ति है जिन्होंने पद्म संभव से विवाह किया और तिब्बत में जाके वज्रयान धर्म की नींव रखकर उसको आगे बढ़ाया। तो वो जो कुआं देवी जिनको ये कहते हैं, अगर आप वहां रिसर्च करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, तो मांडव्य सारा, जिसको मंडरवा कहते हैं बुद्धिस्ट लोग, आपको ये पता चलेगा कि वो कितनी रेबेलियन, विरोधी स्त्री थी और उन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में की थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में आज इसका विवरण नहीं है। हम केवल मंदिर जानते हैं, लेकिन वहां होने वाले गहरे इतिहास से हम वंचित हैं। तो आप अपने आसपास देखना ही भूल गए। आपके देवी देवताओं से संबंधित जो कथाएं कहानियां हैं, आप केवल उनको कहानी सोचकर भुला देते हैं, क्योंकि लोग आपको ये समझाते हैं कि आप लोग पिछड़े हो, मूर्ख हो, आप कुछ जानते नहीं, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पहले भी वैज्ञानिक थे, आज भी हमसे आगे कोई है नहीं। आप महर्षि पराशर लेक को जानते होंगे। आप में से कितनों ने उसके अंदर का टापू देखा है? लगभग सभी ने देखा होगा ना। हाँ, तो आपने कभी ये सोचा कि उसी झील के अंदर टापू क्यों है? टापू तो किसी और झील में भी होना चाहिए या बनाया जा सकता है, लेकिन उसी झील के अंदर टापू क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ज्योतिष के सबसे प्रकांड उद्भट विद्वानों में या प्रमुख आचार्यों में से एक हैं महर्षि पराशर। तो पराशरी ये कहा जाता है, पराशरी संहिता। तो उसके अंदर जो टापू है, अब तो वो बिगड़ गया, लेकिन उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि वो चंद्रमा की गति के अनुसार एक समय में गति किया करता था। इसलिए महर्षि पराशर का वो टापू एक टापू नहीं, एक अद्भुत क्लॉक है। लेकिन हमने उसके महत्व को कभी नहीं समझा, ना ही समझने की चेष्टा की है। हमारे आसपास सब कुछ है। हम शिकारी माता की बात करते हैं, भगवती का सुंदर सा चित्र वहां लगा हुआ है। खुला खुला आकाश है वहां, कभी इस पर छत नहीं डाली गई, ना ही डाली जाएगी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि शिकारी नाम की जो योगिनी है, ये है कौन और उनको क्यों इस प्रकार से ढका नहीं जाता। तो शिकारी योगिनी मुख्य योगिनियों का मंडल जो होता है, 64 योगिनी मंडल का, उसका केंद्र है। और जहां 64 योगिनियां रहती हैं, उनके ऊपर छत्र नहीं लगता, क्योंकि वो ब्रह्मांड की नायिका शक्तियां होती हैं। यूनिवर्स को यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू शुड स्टडी अबाउट 64 योगिनीज। और यहाँ हिमालय है, तीर्थन नाम की नदी निकलती है, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडलों के जल से निकली हुई गंगा है। इसलिए उससे पवित्र और कोई नदी स्थान हो नहीं सकता। विपाशा या ब्यास नदी साथ में बहती। तो हम जिन स्थानों में रहते हैं, उनमें इतनी अलौकिकता है कि दूर दूर से सिद्ध ऋषि मुनिगण यहाँ आकर साधना और तपस्या करते हैं, और देवदार की ठंडी हवा हमारे आसपास के वातावरण में है। हम वो लोग हैं जो पानी की बावड़ी का पानी पीते हैं। आजकल तो पिरामिड थेरेपी आ गई, आई या नहीं? अब आप कॉपर का पिरामिड बना के उसमें पानी रखकर पीते हो, और हमारे पूर्वजों ने पत्थरों की बनाकर पिरामिड रूपी बावड़ी बनाकर आपको दी, लेकिन आप उनको छोड़ रहे हो, भूल रहे हो। तो मैं अधिक इस विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूं कि मैंने योग, ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, रसायन, कर्मकांड, संगीत विद्या, युद्ध विद्या, नाट्य शास्त्र इत्यादि समस्त कलाएं यहीं सीखी।
इसलिए मैं जितने अच्छे से अपनी परंपराओं को जानता हूं, जितनी गहनता से जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी और आप भी उसको जाने। तो ये हो गया एक धार्मिक उपदेश मेरी तरफ से। इससे अधिक मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत विस्तार है कि कुल कुंडलिनी क्या है, हमारे देवधर्म के भीतर जो गुरुओं को खेल आती है क्या वो सही है या गलत है, उसका ओरिजिन कहाँ है, ये देवी देवता आए कहाँ से हैं, और अष्ट धातु के मुखमंडल इनके क्यों बनते थे, सबसे पहले ये काष्ठ का जो ये रथ बनाने का तरीका शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से अधिकांश युवा इन सब विषयों पर रिसर्च करें। हमारी यदि कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम सदैव उपलब्ध हैं। अब मैं बात यह करता हूं कि स्वराज क्षेत्र हो या हिमाचल क्षेत्र या आप सभी के पास संपूर्ण विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप कहेंगे जब आपके ही पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, विद्या नहीं है, तो आप लीड कैसे करोगे, है ना। देखिए आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ चीजें नहीं है। पहला, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास एकाग्रता नहीं होगी वो किसी भी क्षेत्र में शीर्षस्थ नहीं हो सकता। आप में से कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होंगे और कुछ का मन नहीं लगता पढ़ने में, तो क्यों जरूरी है पढ़ ही लेना, कुछ और भी तो किया जा सकता है। तो जीवन बड़ा व्यापक है, यहां कोई एक चीज सीखने के लिए नहीं है, अनंत है। लेकिन आप सीख तब पाओगे जब एकाग्रता होगी। और एकाग्रता कैसे आती है, उसके लिए ऋषियों ने, सिद्धों ने हमें प्राणायाम दिया। जिस भी व्यक्ति का मन भटकता है ना, वो प्राणों की साधना करे। विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथ हैं, हमारे पास प्राणायाम के 72 प्राणायाम हमें दिए हैं ऋषियों ने। केवल जब आप सांस लेते हैं धीमी गति से और आज्ञा चक्र पे यहाँ ध्यान रखते हुए श्वास धीरे से अंदर भरते हैं, धीरे से श्वास बाहर त्यागते हैं, तो मन शांत होने लगता है। मन को एकाग्र करना सीखिए। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, ये छोटी सी कला है देखना, इसे प्राप्त कर लिया, वो किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाता है। यदि आपको भय लगता है, डर लगता है, आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो योग की शरण में जाइए। आपको लगता होगा योग से कुछ नहीं होता, लेकिन इस समय दुनिया की जितनी टॉप मोस्ट हस्तियां हैं, यदि आप उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे तो हर एक व्यक्ति ध्यान जरूर करता है, मेडिटेशन। तो आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आप अपने आप को योग के द्वारा एकाग्रता की तरफ ले जाएं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। देखिए, आप कोई भी काम करें इस पृथ्वी पर, आपके अंदर कुछ बेसिक गुण होने चाहिए। पहला है ज्योमेट्री। आप सबको ज्योमेट्री पसंद नहीं होगी, है ना, लेकिन इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब ज्योमेट्री ही है। अभी बड़ा सुंदर सा एक आपने मॉडलिंग का शो देखा। उस पूरे मॉडलिंग के शो में क्या देखा, उससे पहले एक सुंदर सा नृत्य देखा, उस नृत्य में आपने क्या देखा। हर एक चीज एक ज्योमेट्री है। यदि आपको अपनी लाइफ में ऊंचा उठना है, बड़ा बनना है, तो ज्योमेट्री सीखनी होगी। अब ज्योमेट्री कैसे सीखेंगे, देखिए यहां पर ये 2 स्पीकर्स रखे हैं नीचे, इसके बीच की दूरी देखिए, और इसके बाद इस जो पोडियम है मेरा, जिस पर से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, इसके बीच की दूरी देखिए। ऑर्केस्ट्रा वाले बंधु बैठे हैं, देखिए इनके मध्य की दूरी और सेटिंग देखिए। आप लोग बैठे हैं, आपकी चेयर्स की सेटिंग देखिए। आपने जो कपड़े पहने हैं उसके सेंस और उसकी सेटिंग देखिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो ज्योमेट्री अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छे से अपने रूम को डेकोरेट नहीं कर पाते, अच्छे से सड़क पर चल नहीं पाते, अच्छे से कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको लगेगा कि मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन ये प्रयोग आप जरूर करना। आप छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े या बजरी के छोटे छोटे गिट्टियां या टुकड़े ले लेना पत्थरों के, और उससे ट्राइंगल बनाना अपने रूम में, सर्कल बनाना उससे अपने रूम में, एक चतुर्भुज बनाना। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन खींचना और उनको हर दूसरे तीसरे महीने बनाने की कोशिश करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ब्रेन उस ज्योमेट्री को एक्सेप्ट कर चुका होगा और वो आपके साथ एक तरह से समाहित हो जाएगी आपके भीतर, और फिर आप कोई भी काम करने लगेंगे, आपको उसमें एक ज्योमेट्री दिखाई देने लगेगी। और ऐसा व्यक्ति जो ज्योमेट्री पैटर्न को समझ जाता है, वो लाइफ के हर फील्ड में, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, आज देखिए बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है उसके पीछे ज्योमेट्री है।
तो उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, एक विद्या है देखना। दूसरी बात, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, जिसको प्रेजेंटेबिलिटी कहते हैं। आज के समय में ये बड़ा अनिवार्य है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने मनोबल को, मनो ऊर्जा को उच्च रखें और प्रेजेंटेबिलिटी को उत्तम रखें। वो रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस जगत में अगर आप बुरी सी बुरी चीज भी अच्छे तरीके से करेंगे ना, वो सुंदर लगने लगती है। एक छोटी सी बोरी का टुकड़ा भी यदि आप उसको अच्छे से काट कर अच्छे से सलीके से बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो हमारे अंदर प्रेजेंटेबिलिटी के गुण कैसे आते हैं, हम कैसे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं? पहली बात, अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कीजिए, शमनम। वो कैसे होती है? मंत्र से। मन के ऊपर नियंत्रण केवल मंत्र देता है। इसलिए किसी भी तरह का मंत्र जब आप जपते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, जैसे सबसे साधारण मंत्र उद्गीत है, ओम, ओंकार है। यदि आप केवल ओम पर भी मेडिटेट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो मन पर नियंत्रण आता है, प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ती है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके सामने लाखों लोग हैं, आपको लाखों लोगों को संबोधित करना है, लेकिन आप अगर घबराए हुए हैं, आप यदि डरे हुए हैं, तो यदि आपके भीतर ज्ञान है भी, वो सामने नहीं आ पाएगा, आप उसको सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में भारतीय ऋषि मनुष्यों ने हमें मंत्र दिए या देव सत्ताओं का नाम लेने को कहा। नाम भी मंत्र ही होता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग लोग जब भी कोई शुभ कार्य करेंगे तो अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेंगे। तो वो नाम लेना, वो स्मरण करना, एक तरह से मन पर नियंत्रण करना होता है। लोग बहुत कहेंगे आपको ये अंधविश्वास है, ये है, लेकिन आप जब किसी चीज को अपने जीवन में उतार कर देखते हैं और आपकी जिंदगी बदल जाती है ना, तब आपको पता चलता है। आज भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत इनोवेटिव टाइप ऑफ वर्क करते हैं, खोज करते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, आधे से ज्यादा तंत्र मंत्र की शरण में जाते हैं। फॉर व्हाट? कि मुझको एक इस तरह की ऊर्जा मिले जो क्रिएटिव हो, जो दुनिया बदल सके, दुनिया को डायरेक्शन दे सके। इसलिए छोटे छोटे मंत्रों की साधना अवश्य करनी चाहिए। और मंत्र ही सब कुछ है। गायत्री मंत्र सबसे सरलतम मंत्र होता है। तो मंत्र क्या है, मंत्र की सत्ता क्या है, ये आपको जाननी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बदल जाएगी। मंत्र मन के अंतर में उतरने वाली शक्ति है, आपको चेंज करेगी। तो डिप्रेशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी और आपकी लाइफ कूल होगी, जो आप चाहते हो, कूल डूड बनना है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी साधनात्मक चीजें सीखिए। अदरवाइज अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जाएंगे तो हम भी डिप्रेशन में घिर जाएंगे, सुसाइड रेशियो बढ़ जाएगा, हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे। अब आप सोचिए, जिस देश में कविताएं हो, साहित्य हो, ललित कला हो, नृत्य हो, वहां कोई ड्रग्स ले, ये मतलब पॉसिबल कैसे है? ये हो ही नहीं सकता। जिस देश में हमारा कल्चर ही प्रेम का हो, जो प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में डूबा हो, वो कभी ड्रग्स ले सकता है? कोई बीड़ी मारी कहे मैं प्रेम करता हूं, तो उसको पहले ही कह देना चाहिए कि जिस दिन प्रेम होगा उस दिन सब समर्पित हो जाता है। तो उसे बीड़ी समर्पित नहीं हुई लाइफ में, होता है या नहीं? तो प्रेम पर डींगे हाँकने वाले बहुत हैं। तो प्रेम कीजिए, खेलों की तरफ बढ़िए। हमारे पास धनुर्वेद है। आपको धनुष बनाना नहीं आता, आपको यही नहीं पता कि धागे से प्रत्यंचा कैसे बनाई जाए। कल अगर कोई भी समस्या आ जाए, आपके पास गन तो है नहीं ना, और आपको मान लीजिए तीर चलाना पड़े, पता ही नहीं कि तीर कैसे चलता। धनुर्वेद में तीर चलाने की तरीके बताए, उसको मुष्टि कहते हैं। धनुर्मुष्टि, धनुष कैसे पकड़ना है। और प्रत्यंचा पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ तीर ऐसे चलता है ना, आप भी सोचते हैं ना ऐसे चलता है, जबकि ऐसे चलता है। कैसे चलता है? चारों मुट्ठी बंद करके। तो ये भी एक तरीका है। इस तरह से बहुत सारे तरीके, उन मुद्राओं के नाम हैं, आपको पता नहीं, जानने होंगे ना। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? घास की पत्तियां आपके बगल में लगी है ना। अगर आप अच्छे अच्छे घास की पत्तियों को इकट्ठा करके छोटा सा गुलदस्ता बना दें, और केमिकल मिलता है रेजिन, शीशे जैसा, आपने देखा होगा। एक लोहे का चौकोर बॉक्स ले लीजिए, उसमें घास डालिए, ऊपर से रेजिन डाल दीजिए, थोड़ी देर में जम जाएगा, क्यूब बन जाएगा, उसको ऊपर से काट दीजिए, उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम लगा दीजिए और डाल दीजिए फेसबुक में, सोशल मीडिया में कि मेरे पास ये है।
14 फेब आने वाला है, किसको चाहिए? घर से धंधा हो जाएगा नहीं। और आप कहते हैं कि पैसा हमारे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलते हो। यहाँ मंडी के नीचे देखो, नदी में कितना सफेद पत्थर पड़े, उठा के लाओ। छोटा सा बिजली से चलने वाली मशीन मिलती है, उसके ऊपर बस दिल बना के नाम लिखना है, कॉलेज में धंधा शुरू हो जाएगा। नहीं तो आज के समय कोई ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास बिजनेस नहीं है, तो किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आप को। किसे धोखा दे रहे हो? अपने आप को। आज तो हम काल के उस कालखंड में पहुंच चुके हैं जहां आप कुछ भी करो पैसा मिल जाएगा। हर जगह पैसा बह रहा है। सड़क पर जितने मनुष्य चल रहे हैं ना, वो मनुष्य नहीं, पैसे चल रहे हैं। अगर आपने कहीं उन सबको रोक दिया ना, टोल टैक्स लगा दिया, तो सारा पैसा वहां आपकी बाल्टी में गिरता रहेगा, बूंद 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 बूंद। और आप जब तक घूम के आएंगे तब तक एक बाल्टी फुल। ठीक? तो आप सोचिए कि ऐसे समय में भी आपके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। अरे आइडियाज सारे ब्रह्मांड को बदल देते हैं। और आपके पास आइडियाज कहां से आएंगे? आते नहीं है, आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने कुल देवी देवताओं को, अपने आसपास के छोटे छोटे देवी देवताओं को ना अपने मजाक में लेना शुरू कर दिया है। मेरे पास योग, ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, रसायन, पारद, कर्मकांड, युद्ध विद्या, संगीत विद्या इत्यादि के ऊपर मैं घंटों नहीं, दिनों नहीं, वर्षों लेक्चर दे सकता हूं, वो भी बिना रुके, बीच में बस पानी देना और लघु शंका का ब्रेक। तो ये आया कैसे? इसे कहते हैं देव कृपा। और आज के समय में लोग नकार देते हैं कि ऐसी कोई कृपा होती नहीं है, बट मैं कहता हूं कि आज भी देव कृपा सर्वोच्च और सर्वोपरि है। यदि वो ईश्वर, यदि वो शक्ति, यदि वो देव क्षमता आप पर कृपा करती है, तो आपके मस्तिष्क में अद्भुत और अनंत विचार आते हैं। इसलिए अपनी परंपराओं को जानना शुरू कीजिए, अपने आसपास के परिवेश को जानिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक नाटी नाची, आपने भी बड़ा लुत्फ उठाया होगा, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नाटी होती क्यों है, इसका ओरिजिन क्यों है। आज तो हम इसको मंच पर नाच रहे हैं, पर एक समय था ये मंच के लिए बनी नहीं है। अब हम मंच पर करते हैं क्योंकि युग बदल गया है। लेकिन नाटी केवल देवताओं के लिए होती है। किसके लिए? इसका नियम है कि मध्य में, जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है, ब्रह्म स्थान में इष्ट होगा। कौन होंगे? इष्ट होंगे। और इष्ट के साथ बैठेंगे वाद्य यंत्र वाले। कौन बैठेंगे? वाद्य यंत्र वाले। और सबसे प्रधान इसमें ढोल होता है। शहनाई नहीं, तो सेकेंडरी है। सबसे प्रधान कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोल। ढोल संचालित करता है हमें। शहनाई उसमें 4 चांद लगाती है। और मध्य में इष्ट इसलिए होता है क्योंकि नाटी शब्द की उत्पत्ति नाट्य से हुई है। नाट्य पुल्लिंग है और नाटी स्त्रीलिंग है। तो जब हम इष्ट को मध्य में बिठाते हैं और उसके चारों तरफ नाटी करते हैं, वास्तव में वो देव परिक्रमा है। नाट्य के द्वारा देवता की परिक्रमा है। लेकिन आज हमको लगता है कि नाटी मीन्स, और मुझसे बाहर के जो विदेशों से आने वाले लोग हैं, उनको नाटी में बहुत मजा नहीं आता, क्योंकि नाटी देखने में सुंदर नहीं लगती। जैसे कि इंडियन क्लासिकल का सबसे बेस है प्रबंध। यदि आपने प्रबंध सुन लिया, तो यानी सुनने की क्षमता अर्जित कर ली, तो आप संपूर्ण क्लासिकल संगीत को जान गए। सारा क्लासिकल संगीत प्रबंध से शुरू होता है, प्रबंध के बाद ध्रुपद आता है, ध्रुपद के बाद फिर बाकी घराने आते हैं। ठीक वैसे ही नाट्य का जो सबसे स्लो अंग है, दुनिया की सबसे ढीली नाटी सबसे स्लोएस्ट नाटी है। इससे स्लो नाटी आप ढूंढ के दिखाइए, ब्रह्मांड में है कहीं? सबसे फेटी नाटी या ढीली नाटी जिसको कहा जाता है, उसमें तो एक बार ढोल बज गया ढिम, तो आप तब तक बातचीत कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं अपने दोस्त को कि भाई खाना खाए कि नहीं, तब दूसरा ढिम होगा, तब आप पाँव उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ को मुड़ेंगे। तो जो बगल वाला है उसको पता नहीं चलेगा ये कर क्या रहा है, ये डांस कर रहा है, नाट्य कर रहा है, या मतलब बस टाइम पास कर रहा है। टाइम पास में भी लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सबसे धीमी किए जाने वाले नृत्य नाट्य है। नाट्य से ये शुरू होता है। तो नाट्य शास्त्र को समझना है तो नाट्य को समझना होगा। देव आराधना, देव उपासना का ऐसा विलक्षण सामंजस्य आपको ब्रह्मांड में नहीं मिलता, अन्यत्र देखना है। और सराजी नाट्य तो विश्व विख्यात है। सराजियों के बारे में तो ये पॉजिटिव धारणा या नेगेटिव मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहा यह जाता है कि सराजी बस नाचते ही रहते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए सराजी नाचते हुए मिलेंगे हमेशा। ये है भी सत्य। आप जब भी घर से बाहर निकलते, उधर ढोल बज रहा होगा, उस पहाड़ पे बज रहा होगा, उस पहाड़ पे बज रहा होगा।
तो उत्सवों का देश है स्वराज, गण गंधर्वों का देश है स्वराज, ठीक। तो इसलिए यहां सदैव उत्सव रहता है। लेकिन आपको इन चीजों पर रिसर्च करनी, मैं आपको ये सब रामायण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको इन सब चीजों पर रिसर्च करनी होगी। आपकी टांकरी लैंग्वेज कीजिए ना, ब्राह्मी खरोष्टी कीजिए ना, आपके पास ये नाटी है, इसका ओरिजिन कहां है बताइए ना, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को बताइए ना। यू शुड लीड, यू शुड रिसर्च ऑन दीज थिंग्स, दीज सब्जेक्ट्स। हमारे यहां पर दुनिया भर की औषधि है। आयुर्वेद का पुराना किताब बदंग, अधिकांश लोग उसका नाम ही भूल गए, हालांकि उर्दू नाम है बदंग और उर्दू में वो किताबें लिखी गई हैं। लेकिन पहले वो पहाड़ी भाषा में थी और पहाड़ी देसी जो जड़ी बूटियां हैं वो उसमें समाहित थी। उसके विषय का ज्ञान आपको नहीं है। और यहाँ इतनी संभावनाएं हैं। अभी किसी ने कहा टूरिज्म, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं टूरिज्म का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। टूरिज्म का समर्थक मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं खुद पीठाधीश्वर हूं। मेरे पास अराउंड द ग्लोब लोग आते हैं, तब मैं ये देखता हूं कि इन लोगों की व्यवस्था करना, इतने लोगों का कूड़ा करकट संभालना कितना मुश्किल होता है, और हमारे पास संसाधन है नहीं। तो टूरिज्म उतना ही हम अट्रैक्ट करें जितना हमारे पास कूड़ा करकट के प्रबंधन की व्यवस्था हो। और उससे भी बड़ी बात, हमारी शोभा है देवदार का वृक्ष, उसका नाम ये देवदार, देवताओं का वृक्ष। यदि हमने देवदार और नहीं लगाए तो हम रह जाएंगे पीछे, हमारा वातावरण, हमारा हिमालय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए देवदार की संख्या आपको बढ़ानी होगी। और आप आज कहीं भी बैठ करके कुछ भी सीख करके अपने आप को शीर्ष पर ले जा सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए आपको गप्पे मारने आते हो तो YouTube खोल के गप्पे मारिए। जिस दिन आप गप्पे मारने में श्रेष्ठतम हो जाएंगे, आप दुनिया जीत लोगे ना। तो आज कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास संसाधन नहीं है तो बड़ी मूर्खता होगी। मुझे याद है मीडिया बंधु कुछ वर्षों पूर्व बेचारे बड़े तड़पते थे, क्योंकि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते थे, वो कभी पैसे नहीं देते, कभी प्रेस कार्ड नहीं देते और बाद में निकाल देते। बेचारा मीडिया बंधु जाएगा कहाँ। आज देखिए फ्री प्रेस आ गया है ना, सबके पास ये ताकत है, आपके पास भी ताकत है। तो आज बड़ा अच्छा माहौल, वातावरण यहाँ है। इस वातावरण का फायदा उठाएं। गीत संगीत नृत्य, मैं आपको बता दूं ये डेज गोल्डन डेज होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप नाचना चाहेंगे, आपके पास आपके मित्र नहीं होंगे। तो जब ऐसा मौका मिले तो अवश्य नाचें। मनुष्यों में पशु नाचते नहीं हैं, वो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, अट्रैक्शन के लिए सिग्नल्स देते हैं। बट मनुष्य डिवल्प्ड है ना हम, इसलिए हम गा सकते हैं, हम नृत्य कर सकते हैं, हम सुख दुख बांट सकते हैं। इसलिए आपको नृत्य, गायन, संगीत अवश्य करना चाहिए। और थोड़ी सी बातें बोलकर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि कुछ क्षेत्र हमारे खाली छूट रहे हैं। स्वराज क्षेत्र में बहुत ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां कुछ सौ सालों पहले तक लोगों के बारे में कहा जाता था कि अमुक आदमी हवा में उड़ता था। आपको कहानी लगेगी वो, लेकिन इस पर रिसर्च की जरूरत है। हल्के में मत लेना, मैं केवल इशारा कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक हवाई जहाज डेवलप करने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी में है नहीं लोग। नासा और इसरो में अभी तक हमारे पास लोग हैं नहीं, बहुत कम है। स्पेस में रिसर्च करने वाले बहुत कम हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रात को अगर नेक्ड आई से मैं जुपिटर देख रहा हूँ या ऊपर मार्स देख रहा हूँ तो वो कैसे दिखेंगे, आप पहचान नहीं सकते उनको। हम लोग तो बचपन से वही देखते आए, नक्षत्र और सितारे। तो आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि स्वराज एक उत्तम स्वराज बने, इसमें एक पावर हो, शक्ति हो, कि हम लीड कर सके दुनिया को, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है नॉलेज। बाहुबल खत्म हो जाते हैं, धन बल बह जाते हैं, रह जाता है बस एक आपका ज्ञान। सो नॉलेज इज योर पावर। सो ग्रास्प योर नॉलेज। सिर्फ लर्न नहीं करना है, नॉलेज सीखना नहीं है। सीखा हुआ भूल जाएगा, भूलेगा कि नहीं?
तो ग्रास्प करना है, मतलब समाहित कर लेना है अपने भीतर, और ये ग्रास्प करने की एक कला डेवलप करनी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, संगत रंगत जरूर लाती है। मैंने बचपन से बुजुर्गों की संगत रखी, जानकारों की संगत रखी, इसलिए मैं वो सब चीजें बाल्यावस्था में सीख सका जिसको सीखने के लिए आज बड़े बड़े थीसिस लिखने वाले पीएचडी स्कॉलर्स वो तरसते रहते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास आज थीसिस लिखने वाले बैठे रहते हैं, वो भी एक कंट्री के नहीं, कई कंट्रीज के। कैसे हुआ ये सब? हिमालय पर गहन समाधि तक का अभ्यास किया मैंने, और हमारे पीछे की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उच्चतम हिमालय की। आपने तो देखने का भी कष्ट नहीं किया, लगता है आप सड़क से ऊपर जाना नहीं चाहते। तो उच्चतम पहाड़ों पर जाइए, अपनी इस युवा पीढ़ी के का जो जोश है उसे देखिए, उस ऊंचाई पर जाकर देखिए क्या होता है। तो इस तरह से आपके पास सब कुछ यहीं उपलब्ध है, किंतु रिसर्च करने की जरूरत है और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ये ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो गया तो आप जीत जाओगे। और बुरी संगत मत रखना, क्योंकि एक बार आपने गलत व्यक्ति को दोस्त बना लिया, वो दोस्त आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा देगा। और एक बार आपने एक अच्छे व्यक्ति को मित्र बना लिया तो आप इसी जीवन में राजा हो जाओगे। धन्यवाद।